कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी दुनिया के साथ एक और दुनिया भी साथ साथ चल रही है, जिसे हम देख नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते, पर जिसकी मौजूदगी का एहसास हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। वो रातें जब हवा अजीब तरह से बहती हैं, चीज़ें अपने आप सरकती है और एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। क्या वो इसी दूसरी दुनिया की झलकियाँ नहीं होती? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने चैनल यानी कि सिनिस्टर स्टोरीज़ में। आज हम सुनेंगे 3 रियल लाइफ घटनाएं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी कहानियां लाता रहता हूं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सिंहपुर की। इस गांव से होके एक सड़क गुजरती है। उस सड़क पे हमेशा पूरी तरह से सन्नाटा ही रहता है। कोई भी गांववासी उस सड़क का इस्तेमाल नहीं करता। सबका यही मानना है कि जो भी व्यक्ति वो सड़क पार करके जाएगा वो अकेले नहीं जाएगा, अपने साथ एक साया भी लेके जाएगा। कुछ व्यक्ति जो थोड़े पढ़े लिखे थे वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते थे। एक व्यक्ति जिसका नाम प्रशांत है, वो शादीशुदा है और आज उसको गांव के बाहर कुछ काम था, मगर उसे आते आते ज़्यादा ही लेट हो जाता है। और उसकी बीवी जिसका नाम राधिका है, वो अपने पति को बार बार फ़ोन करती है और परेशान होकर कहती है कि कहाँ हो जी, जल्दी चले आओ, पूजा के लिए लेट हो रहा है। बात ये है कि आज प्रशांत के माँ का जन्मदिन है और इसीलिए उन्होंने घर में पूजा रखी है। अब प्रशांत कहता है बस आ रहा हूँ। आज प्रशांत को आते आते काफ़ी लेट हो गया है। अब वो सोचता है कि इसी सड़क से चला जाता हूँ। अब वो इसी सड़क से जाता है और आधा रास्ता पार करने पर कहता है कि देखा, कोई दिक्कत नहीं है, इस सड़क पे बस फालतू की अफवाह फैलाते हैं गांव वाले। थोड़ी देर चलते ही उसे एक महिला मिलती है। वो हाथ दिखा के कहती है कि गाड़ी रोकिए। प्रशांत अपनी गाड़ी को रोकता है और कहता है आप यहाँ क्या कर रही हैं? महिला कहती है मुझे लेट हो रहा था तो मैंने सोचा ये रास्ता चुन लूँ। तब प्रशांत कहता है अरे वाह, मैंने भी आज यही सोचा, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ आगे तक। दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ने लगे। जैसे ही प्रशांत अपने घर पहुँचा और पीछे देखा तो उसे वहाँ पे कोई महिला नहीं दिखी। वो सोच में पड़ जाता है कि कहाँ गई वो महिला। क्या वो रास्ते में गिर गई, कूद गई, या फिर कोई महिला थी ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद ये सोचता है कि हो सकता है ये शायद मेरा वहम था। अब तो वो घर पहुंच जाता है और सब उसका स्वागत करते हैं और इसके बाद पूजा शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब गंगा जल वितरण होता है तो गंगा जल सबको दिया जाता है और सब ले भी लेते हैं, मगर प्रशांत मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, दूर रखो इसे। सब यही सोचते हैं कि शायद दूर से आए हैं तो थके हुए हैं। राधिका कहती है आप आराम कर लीजिए। प्रशांत थोड़ी देर में खाना खा के सो जाता है और जब शाम को उठता है, शीशे में जाकर देखता है तो उसे वही महिला दिखती है जिसे प्रशांत ने लिफ्ट दिया था, और अपने आप को शीशे में देखकर वो महिला मुस्कुराने लगती है। अब कुछ देर बाद सब खाना खा के सो जाते हैं और दादी माँ अपने पोते और पोती को उस भूतिया सड़क की कहानी सुनाने लगती है। दादी माँ बताती है कि उस सड़क पे काफ़ी सारी आत्माओं का वास है। जो भी उस सड़क से गुज़रता है वो अकेला नहीं आता, अपने साथ एक साए को भी लाता है, और वो साया धीरे धीरे उस व्यक्ति का खून पी के ख़त्म कर देता है। धीरे धीरे उसकी प्यास बढ़ जाती है और उसके आसपास के लोगों का खून पीकर मार देता है। और अगर एक साया भी उस भूतिया सड़क से आ गया तो अपने साथियों को भी वहाँ से आज़ाद करने की कोशिश करता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बाबा ने उस सड़क पे अपने मंत्र शक्तियों से उन आत्माओं को वहीं पर कैद कर दिया।
अब वो तब तक वहाँ से नहीं आ सकते जब तक कोई उन्हें वहाँ से अपने साथ बाहर न ले आए। वो किसी के शरीर में प्रवेश करेंगे तभी आ सकते हैं, इसलिए उस सड़क पर जाना मना है। थोड़ी देर बाद जब सब सो जाते हैं तो प्रशांत आधी रात को उठकर धीरे धीरे अपने पड़ोसी के घर की ओर बढ़ता है। उस घर में सब सोए हुए थे। उसकी नज़र एक महिला पे पड़ती है जो दूसरे कमरे में सोई हुई थी। वो उस महिला पे हमला करके उसका खून पीने लगता है। उसका मन भर जाने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह हड़कंप मच जाता है। राधिका प्रशांत को नींद से जगाती है। अजी उठिए, हमारे पड़ोस में प्रमिला को हॉस्पिटल ले गए हैं। उसके गले पे किसी जानवर के काटने का निशान पाया गया है। प्रशांत ये सब सुन के हैरान रह जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा किसने किया होगा। तभी उसे याद आता है कि कल उसने शीशे में उस औरत को देखा था। वो सब कुछ समझ जाता है। कुछ दिन और निकल जाते हैं और प्रशांत गुमसुम सा रहने लगता है। ना उसे काम पे जाने का मन होता है, ना अपने परिवार वालों के साथ रहने का। प्रशांत वो औरत वाली बात राधिका को बताने का सोचता है, पर तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। अगर तुमने किसी को भी मेरे बारे में बताया तो तुम्हारे बच्चे और बीवी को मार दूंगी। प्रशांत अब कुछ नहीं कर सकता था। रक्त पिशाचनी की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। अब तक कई युवतियों का रक्त पी चुकी थी वो। गांव में दहशत का साया छा गया था। घर घर में डर का माहौल था। युवतियां रात को घर से बाहर निकलने से डरती थी। एक रात जब वो फिर से किसी की जान लेने निकला, उसे देख लिया गया। गांव वाले एक हो गए और उसे पकड़ लिया। देखते ही देखते वहाँ एक भीड़ इकट्ठा हो गई। उनका डर अब गुस्से में बदल चुका था। वो प्रशांत को जान से मार देना चाहते थे और पेट से बंधा हुआ बेबस प्रशांत, जो कि उस रक्त पिशाचिनी की कैद में था, वो केवल अपनी खून की प्यास को शांत करने के लिए तड़प रहा था। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस समस्या का हल किसी तांत्रिक के पास ही हो सकता है। तभी दादी वहाँ पे पहुँची। दादी ने बताया कि हमें उसी बाबा को बुलाना चाहिए जिन्होंने इन आत्माओं को अपनी मंत्र शक्ति से कैद किया था। बाबा को बुलाया गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे समझ आ गया था कि ये कोई साधारण मामला नहीं है। उसने तुरंत ही एक जटिल पूजा की तैयारी शुरू कर दी। पूजा पाठ, हवन कुंड, मंत्र जाप सब कुछ किया गया। गांव को शुद्ध करने के लिए विशेष औषधियाँ बनाई गई। घर घर जाकर उनका छिड़काव किया गया। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार सफलता मिली। अंत में एक गर्जन भरी आवाज़ के साथ आत्मा विलीन हो गई। प्रशांत ज़मीन पर गिर पड़ा। कमज़ोर था लेकिन जीवित। गांव वाले राहत और आभार से भर गए। भविष्य में किसी भी बुराई से बचने के लिए उन्होंने उस सड़क के किनारे देवी दुर्गा के नाम पर एक मंदिर बनाने का फैसला किया, जो दानवों की विनाशक है। मंदिर अंधकार पर उनकी विजय का प्रतीक होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए पूजा और संरक्षण का स्थान बनेगा। और इसी तरह एक समय में डर के साए में डूबे हुए गांव ने ठीक होना शुरू किया। रक्त पिपासु आत्मा की स्मृति धीरे धीरे किंवदंती में बदल गई। लेकिन बूढ़ी दादी जानती थी, अंधकार एक शाश्वत शक्ति है, हमेशा साए में छुपी रहती है, सिर्फ एक मौके की तलाश में। मेरा नाम आंचल है। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं सिर्फ 8 साल की थी। मेरे दादा दादी का घर शिलोंग में था। शिलोंग, जहाँ की पहाड़ियाँ हमेशा से ही रहस्यमयी ही रही है। वहाँ के जंगल, धुंध और प्राचीन किंवदंतियों ने इस जगह को एक रहस्यमयी आभा दी है। इसी शिलोंग में गर्मियों की छुट्टियाँ आते ही मैं अपने दादी से मिलने अपने माँ के साथ चली आती थी। दादी का घर एक पुराना विशाल बंगला था। बड़े बड़े कमरे, ऊंची छतें और खिड़कियों से झांकती हुई जंगल की हरियाली
मुझको डराती भी थी और लुभाती भी। रातें खासकर डरावनी होती थी। पुरानी लकड़ी के दरवाजे की तड़क भड़क और जंगल की अजीब आवाज़ें मेरे रातों की नींद उड़ा देती थी। एक रात प्यास लगने पर मैं बेड से उठी। कमरा अंधेरा था। धीरे धीरे मैंने बाथरूम का रास्ता ढूंढा। तभी मेरी नज़र पड़ी एक साए पर। मैं डर गई। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। धीरे धीरे मेरी आंखें उस साए को पहचानने लगी। ये तो मेरी माँ थी। लेकिन कुछ अजीब था। माँ के बाल खुले हुए थे जो कभी नहीं होते थे। वो ज़मीन पर बैठी हुई थी, वो भी सिर झुकाए। मेरी सांसें रुक सी गई। मैंने धीरे से माँ को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हिम्मत जुटाकर मैंने माँ को छुआ। तभी मेरी नज़र बिस्तर पर गई। वहाँ पर मेरी माँ सो रही थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने सोचा, अगर मेरी माँ सो रही है तो ये औरत कौन है? तभी मुझे एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। ऐसा सुनते ही खौफ की लहर ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैं भागी। भागते हुए मैं दूसरे कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। मैंने कंबल ओढ़ लिया और आंखें बंद कर ली। लेकिन ऐसे समय पे नींद कहाँ आती है। अचानक मेरे कमरे में हवा चलने लगी। ना जाने कैसे दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। मेरी आंखें खुल गई। कमरे में कोने में एक काला साया खड़ा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी और ये कोई इंसान नहीं था। मैं चिल्लाई, लेकिन मेरी आवाज़ बाहर नहीं जा सकी। वो साया धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और इस बार मन ही मन भगवान को याद करने लगी। तभी कमरे में रोशनी हुई। वो साया गायब हो गया। मैंने आंखें खोली और देखा मेरे सामने दादी खड़ी थी। दादी ने मुझे गले लगाया और कहा, डर मत बच्ची, ये घर पुरानी यादों से भरा है, लेकिन तुझ पे आज भी नहीं आने दूंगी। उस रात के बाद मुझे कभी कोई डर नहीं लगा। हाँ, शिलोंग की पहाड़ियाँ अब भी मेरे लिए रहस्यमयी हैं, लेकिन अब उस रहस्य से मुझे डर कम और उत्सुकता ज़्यादा होती है। मेरा नाम विशेष है। मैं एक रूह कपा देने वाली कहानी साझा करना चाहता हूँ, जो कुछ साल पहले मेरे साथ मुंबई में घटी। मैं एक छोटे से चर्चर अपार्टमेंट में रहता था। ये अनुभव शुरुआत में सामान्य था, लेकिन जल्द ही ये एक अलौकिक बुरे सपने में बदल गया। जब मैंने पहली बार उस अपार्टमेंट की लिस्टिंग देखी तो मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हुआ। किराया बहुत ही सस्ता था। मैं भूत प्रेत जिन पिशाच आदि ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैंने उन अफवाहों को नज़रअंदाज कर दिया कि वो जगह भूतिया थी। मुझे लगा कि मुझे कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया है। हालांकि मेरा विश्वास जल्द ही डगमगाने लगा। शुरू में तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मेरा ध्यान खींचती थी। चीज़ें अपने आप अपना जगह बदल देती थी और अपार्टमेंट के अंदर की हवा में एक अजीब भारीपन था, जैसे कुछ मेरे आंखों से परे मंडरा रहा हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, घटनाएं और ज़्यादा स्पष्ट होती गई। मेरे अंदर की बेचैनी का एहसास भी बढ़ता गया। अजीब आवाज़ें रात के अजीब समय पे गलियारों में गूंजती थी। फुसफुसाहटें जिन्हें मैं ठीक से सुन भी नहीं पाता था। कभी कभी रात के बीच में मैं जाग जाता था और देखता था कि अपार्टमेंट एक डरावनी चुप्पी में लिपटा हुआ है, जैसे कि दीवारें भी सांस रोक कर खड़ी हो। लेकिन साए ही थे जो वास्तव में मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देते थे। वे जिंदा लगते थे, अपने आप चलते हुए।
पहले मैंने सोचा कि ये सिर्फ मेरा वहम है, मेरे दिमाग की उपज, या फिर सिर्फ रोशनी का खेल। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं इन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। वो दीवारों पर नाचते थे, सांपों की तरह सरसराते थे और उनके लंबे आकार अजीब तरह से मरोड़ते और मुड़ते थे। नींद अब एक कीमती चीज़ बन गई थी, क्योंकि हर रात एक नई दहशत लेकर आती थी। मैं ठंडे पसीने में जाग जाता था, मेरा दिल तेज़ी से धड़कता था और मैं डर के मारे जड़ हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझ पर नज़र रख रही हो। उसकी नज़रें अंधेरे को चीरती हुई मुझे आर पार देख रही हो। घटनाएं और भी ज़्यादा डरावनी होती गई। मुझे अपनी आँख के कोने में एक धुंधली आकृति दिखाई देती थी, लेकिन जब भी मैं उसे सीधे देखने की कोशिश करता था वो धुएं की तरह गायब हो जाती। हवा में एक अजीब सा भारीपन रहता और मुझे ऐसा लगता कि कोई अनदेखी शक्ति मुझे परेशान करना चाहती है। शक और बेचैनी मेरे दिमाग में बस गई और मैंने अपने अनुभवों के पीछे का सच जानने के लिए इंटरनेट को खंगालना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि मैं अपने डर को गलत साबित कर सकूं। फिर भी जितना मैं इस विषय के गहराई में गया, मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने अनुभवों में अकेला नहीं था। अपार्टमेंट के चारों ओर एक काले इतिहास की कहानी सुनने में आई, जो पड़ोसियों के बीच फुसफुसाते हुए और इंटरनेट के भूले बिसरे कोनों में छिपी हुई थी। अफवाहों के अनुसार अपार्टमेंट बिल्डिंग में किसी काले पंथ का घर हुआ करता था, जिनके अनुष्ठान और प्रथाओं ने उस जगह पर एक दाग छोड़ दिया था। अजीब घटनाएं, अज्ञात मौतें और पीड़ित आत्माओं की कहानियां इस इमारत के लिए आम बात थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने अनजाने में एक ऐसी दुनिया में कदम रख दिया है जहां जिंदा और मुर्दा के बीच की परत खतरनाक रूप से पतली थी। इन खुलासों से परेशान होकर मैंने आध्यात्मिक चिकित्सकों और पुजारियों से संपर्क किया समाधान खोजने के लिए। उन्होंने अपने अनुष्ठान किए, धूप जलाते हुए और प्राचीन प्रार्थनाओं का जाप करते हुए अपार्टमेंट को उसके अंधेरे अतीत से शुद्ध करने की कोशिश की, लेकिन उनके सारे प्रयास व्यर्थ साबित हुए। उस शक्ति की उपस्थिति और भी ज़्यादा स्पष्ट हो गई। मेरे हर जागते पल को वो खा गई। ऐसा लग रहा था कि उन असफल अनुष्ठानों ने उस दुष्ट शक्ति को क्रोधित कर दिया था। अब रातों को मैं सो नहीं पाता था। मुझे लगता था कि मेरे बिस्तर के नीचे कोई छुपा हुआ है। एक रात जब मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मेरी तरफ कोई देख रहा है, मैं बहुत ज़्यादा डर गया और ज़ोर से चिल्लाया। मैंने इस इमारत को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था जितना कि अपनी चीज़ों को पैक करके घर से निकल जाना। ऐसा लगता था कि उस दीवारों के भीतर रहने वाली वो नकारात्मक शक्ति, इसकी कुछ और ही योजनाएं थी। मेरे हर प्रयास को वो विफल करने के लिए घटनाओं की एक अलग श्रृंखला का आयोजन करती थी। जब भी मैं बाहर जाने की कोशिश करता था, अचानक रुकावटें मेरे सामने होती थी, जैसे कि कभी ट्रक खराब हो जाते, मूवर्स नहीं आते, और यहाँ तक कि जो दोस्त मदद करने के लिए तैयार होते थे वो भी रहस्यमयी बीमारियों का शिकार हो जाते थे। ऐसा लग रहा था कि ये शक्ति चाहती थी कि मैं फंसा रहूं इसके अंधेरे दायरे में कैद। काफ़ी दिन यूं ही बीत गए और अपार्टमेंट एक जेल बन गया। मानसिक दबाव और भय ने मेरे स्वास्थ्य पर असर डालना शुरू कर दिया। चिंता और नींद की कमी
मेरे निरंतर साथी बन चुके थे। मैं सारी उम्मीद खो चुका था। तभी एक शाम मेरे घर की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो पाया कि मेरा दोस्त, जिससे मैंने कुछ दिन पहले ही बात की थी, बाहर खड़ा था। उसे मेरी हालत का अंदाज़ा हुआ और उसने कहा, मेरे साथ मेरे घर चल। मैं इतना मानसिक रूप से कमज़ोर हो चुका था कि सोच में पड़ गया, क्या यहाँ से बाहर निकला भी जा सकता है। तभी मेरे दोस्त ने मुझे झकझोरते हुए कहा, क्या सोच रहा है, क्यों पड़ा है इस कमरे में, मेरे साथ मेरे घर चल। मैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई सामान लिए उसके साथ उस घर से निकल गया। कुछ दिनों तक मैं उसके घर में उसके साथ ही रहा और उसे सारी बात समझाई। उसने कहा, मैं तेरा सामान वहाँ से निकलवा दूँगा और तुझे दोबारा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। हम तेरे लिए कोई दूसरा अपार्टमेंट ढूंढेंगे, तब तक तू मेरे यहाँ पे रहेगा। इतना सुनकर मेरी आंखों में राहत के आंसू आ गए। मैंने ठान लिया कि अब दोबारा उस अपार्टमेंट में नहीं जाना है और इस तरह मेरे दोस्त ने मेरी जान बचा ली। लेकिन वो भयानक यादें मेरे रोज़मर्रा के जीवन से परे के अनदेखे डर को हमेशा याद दिलाती रहेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमसे कोई कहानी साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा पहला चैनल है और मैं एक नया क्रिएटर हूँ, तो उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।